आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की क्या स्थिति है, कोरोना के बाद कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें परेशान कर रखे हैं, आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा, क्या कोरोना खत्म हो गया है, ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जो अभी भी हमारे मन को घेरे हुए हैं। सभी प्रश्नों का जवाब, सभी जिज्ञासाओं का जवाब और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन सब के जवाब हम लेकर आते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर अपर्णा, स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। डॉक्टर अपर्णा, कोरोना वायरस से होने वाली जो समस्याएं हैं उसके इलाज के बाद भी वो लोगों को परेशान कर रखी हैं, और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो डेल्टा की तरह कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोग जो पीड़ित हुए हैं उनमें लॉन्ग कोविड होने की जो संभावनाएं हैं वो आजकल नजर आ रही हैं। हालांकि इस पर भी अभी काफी रिसर्च की जरूरत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये लॉन्ग कोविड होता क्या है। लॉन्ग कोविड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिम्टम्स कई बने रहते हैं कोविड से, इन्फेक्शन से रिकवरी के बाद भी। तो ये बहुत फॉर्म्स ले सकते हैं, क्योंकि कोविड जिनको ज्यादा सीवियर होता है उनमें इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जो लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं उनमें भी कुछ सिम्टम्स बाद में आ सकते हैं। तो ये कोरोना इन्फेक्शन के 4 हफ्ते या ज्यादा के बाद में अगर कोई भी सिम्टम परसिस्ट करता है तो हम उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं जी। और कोविड, जैसा कि सबको जानकारी होगी, पढ़ते रहे होंगे कि कई ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में अफेक्ट कर सकता है। कॉमन उसमें लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लिवर, मसल्स, वो सब में भी अफेक्ट कर सकता है। जी। डॉक्टर अपर्णा, लॉन्ग कोविड के कॉमन यानी सामान्य तौर पर कौन कौन से लक्षण एक आम आदमी में देखे जा सकते हैं? सबसे कॉमन तो फेटीग है। फेटीग, खांसी परसिस्ट कर सकती है, सांस में तकलीफ परसिस्ट कर सकती है। कई लोगों को बॉडी एक्स, पेन्स, हेडेक हो सकते हैं। कईयों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। कई स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। कईयों के नियर एंड डियर कोई जो साथ में अफेक्ट हुए होंगे उनकी डेथ या कुछ है उसकी वजह से हो सकती है। कईयों को जॉब में नुकसान हुआ होगा या आर्थिक कुछ और प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन बिना इन सब चीजों के भी कई लोगों में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। बाकी क्लॉटिंग का तो ज्यादा चांसेस होते हैं। उसमें हार्ट में जो हम लोग आम आदमी की भाषा में हार्ट अटैक जो बोलते हैं, और मेडिकल साइंस के हिसाब से जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, और पैरालिसिस जो स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन में आर्टरीज में ब्लॉकेज, उससे स्ट्रोक हो सकता है। बाकी कई ऑर्गन्स में छोटी छोटी वेसल्स में क्लॉट्स की वजह से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। उसमें किडनीज, लिवर, लंग्स, ये सब कॉमन है। कईयों को मसल एक्स एंड पेन्स काफी कॉमन होते हैं। तो हमारे श्रोताओं को समझ में आना चाहिए ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि लॉन्ग कोविड के हो सकते हैं। चर्चा बहरहाल इस पर हम जारी रखेंगे। इस बीच पहले श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में बहुत जल्दी जुड़ गए हैं। बिहार के समस्तीपुर से लल्लन मिश्रा हैं। जानते हैं कि वो आज क्या पूछना चाहते हैं। स्वागत है मिश्रा जी आपका। हेलो मिश्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन तो रहे हैं सर जी। क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न है कि हमको बूस्टर डोज लेना है जी, और 2 डोज हम ले चुके हैं कोविशील्ड का। तो क्या ये बूस्टर डोज भी वही कोविशील्ड ही होता है कि या कोई दूसरा है? जी। आपकी उम्र क्या है?
68। और आपने दूसरा जो टीका लगवाया था वो कब लगवाया था? वो हो गया लगभग 9 महीने के 9 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर अपर्णा जी, अगर 9 महीने हो गए हैं तो आप बूस्टर ले सकते हैं। आपकी एज भी उस लिमिट में है और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अभी आपको वही टीका लगेगा बूस्टर में जो आपने पहले लिया हुआ था जी। अभी मिक्सिंग की गाइडलाइंस नहीं है जी। डॉक्टर, एक सवाल कॉमन ये भी आता है, जब बूस्टर डोज लगाई जाती है तो उसमें डोज की जो क्वांटिटी होती है क्या वो वही रहती है जो पहली और दूसरी बार रही थी, या बूस्टर डोज के नाम पर उसकी ज्यादा क्वांटिटी दी जाती है? नहीं, सेम डोज। जी, सेम डोज, हर डोज की क्वांटिटी सेम रहेगी। जी। डॉक्टर अपर्णा, ओमिक्रॉन और डेल्टा और अल्फा के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग थे जो कि एसिम्टोमेटिक भी रहे हैं। ऐसे में जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहे हैं, क्या उनको भी लॉन्ग कोविड के लक्षण हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। उनमें चांसेस थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। और स्पेशली ये वाले जो सिम्टम्स हैं, फैटीग के, मसल एक्स एंड पेन्स के, हेडेक, खांसी, अगर एक टोटली एसिम्टोमेटिक रहे हैं तब शायद खांसी की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कईयों में पाई गई है। चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, जिनमें लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट रही है, कई लोगों में वो 4 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट कर रही है। किसमें कितना टाइम लगता है वो पूरी तरह से हम नहीं कह सकते जी। और लास्ट वेव के बाद में कईयों ने सुना होगा फंगल इन्फेक्शन का, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, जो व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, पिंक फंगस जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज में बोलते थे, वो भी कोविड के बाद ज्यादा पाया गया था जी। तो कई सारी चीजें हैं जो कि लॉन्ग कोविड में हो सकती हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस कई लोगों में कॉमन है, हेयर लॉस कई लोगों में कॉमन है, जो कि कोविड के बाद भी प्रेजेंट होता है। जी। बातचीत जारी रखेंगे। हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मनीष वर्मा। मनीष जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं मनीष जी? डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं, जो ओमिक्रॉन का वायरस मतलब चल रहा है, तो अब ये कुछ कम पड़ा है या अभी वही मतलब गति बनाए हुए है? इसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई, इसके विषय में जरा आप बताएं। जी, डॉक्टर अपर्णा। जी, बिल्कुल गति कम हुई है। इंडिया के नंबर्स काफी कम हुए हैं, बाकी वर्ल्ड ओवर भी नंबर्स कम हुए हैं। जनरल जो वर्ल्डोमीटर से हमको मिलता है, तो अभी फिलहाल काफी कम है। होपफुली अब कोई नया वेरिएंट नहीं आए जिससे नेक्स्ट वेव नहीं आए। अगर हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे और वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा तो आ सकता है नया वेरिएंट जो फिर स्प्रेड कर सकता है। जी। डॉक्टर अपर्णा, अब जब ओमिक्रॉन के मामले इतना गंभीर नहीं हैं, बहुत कम और तेजी से गिरते जा रही हैं, ऐसे में हमें क्या अपने एहतियाती उपायों में कुछ ढील देनी चाहिए या उसी रफ्तार से या उसी मुस्तैदी के साथ हमें अभी भी इसका सामना करना होगा? फिलहाल तो उसी लेवल का एहतियात बरतना होगा, क्योंकि कम जरूर हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि नया वेरिएंट नहीं आना चाहिए। और जब तक वर्ल्ड ओवर वैक्सीनेशन का स्टेटस सब में ठीक नहीं हो जाए, तब तक इसके चांसेस हैं कि जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है, वहां से नया वेरिएंट आ सकता है। और नया वेरिएंट कहीं भी आएगा तो विदेश भर में फैलेगा। जी। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी, हमारे नियमित श्रोता हैं। आइए सुनते हैं आज उनका क्या विशेष प्रश्न है, उनकी क्या विशेष जिज्ञासा है। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, 2 सवाल है। एक सवाल तो सामाजिक है, जैसे अभी भी 6, 7, 8 करोड़ लोगों ने अभी फर्स्ट वैक्सीन ही नहीं लगाई। कुछ लोग को मैं जानता हूँ, उनसे हमने बोला कि आप इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा रहे, उन्होंने मजाक के तौर बोला या सीरियसली बोला कि हम तीसरी डोज डायरेक्ट ही लगवा लेंगे। तो उनको ये समझाइए आकाशवाणी के माध्यम से, पहली डोज लगेगी फिर दूसरी तब तीसरी लगेगी। और दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, जो 0.5 इंजेक्शन लगता है, क्या ये
0.5 की जगह ½ ml की जगह 1 ml डायरेक्ट इंजेक्शन पहला वैक्सीन लगने का क्या इसमें कोई वो है? क्योंकि आप आधे इंजेक्शन 2 बार लगा रहे हैं, फिर तीसरी डोज लग रही है, थोड़ा समझाइए। जी डॉक्टर अपर्णा। जो इंजेक्शन लगाने की गैप है और जो 2 डोज लगे या 3 डोज लगे, ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है और बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे वैक्सीन हैं जो आपको मालूम होगा बच्चों से बर्थ से ही शुरू हो जाते हैं। कई वैक्सीन हैं जो सिंगल डोज लगते हैं, जैसे BCG। तो बॉडी एक बारी में इम्यूनिटी इतनी प्रोड्यूस करती है जो कि इफेक्ट लाती है। और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जिनकी मल्टीपल डोजेस लगती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन। कोविड वैक्सीन भी आपके पूरे इफेक्ट लाने में मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीन टाइप्स में 2 डोज लग रही हैं शुरू में। विद टाइम ये पाया गया है, क्योंकि नया वैक्सीन है, कि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही थी, तो फिर बूस्टर डोजेस का चलन शुरू हुआ। अब ये बूस्टर कितने फ्रीक्वेंटली लगेगा, कितने फ्रीक्वेंटली जरूरत होगी, इसकी वेरिएशन करनी होगी कि नहीं, वो नहीं कह सकते। कोई भी वैक्सीन अगर हम बोलते हैं कि गैप के बाद देना है, मतलब बॉडी फर्स्ट वैक्सीन से कुछ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद जब हम वो वैक्सीन दोबारा देते हैं तो बॉडी ज्यादा इम्यून बॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो इम्यूनिटी उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। पहले डोज डबल करने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जी। कोई ओकेजनल वैक्सीन, बहुत टाइप के वैक्सीन बने कोविड में, ऐसे भी वैक्सीन है जो सिंगल डोज लगते हैं और सिंगल डोज में काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर अपर्णा, इनका एक सवाल और ये भी था कि ये कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने पहली डोज नहीं लगवाई, दूसरी डोज भी नहीं लगवाई, सीधा हम बूस्टर डोज ही लगवा लेंगे, ये कहाँ तक सही है? जी, उसको बूस्टर डोज बोल ही नहीं सकते। जी। बूस्टर डोज तभी बोलेंगे जब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और उसके बाद 3rd डोज के लिए एलिजिबल है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो उस समय वैलिड होंगी। और जो अनवैक्सीनेटेड, ये सब कंट्रीज का डेटा यही कहता है, फर्स्ट वेव के बाद भी, सेकेंड वेव के बाद भी, कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें डिजीज कम होती है और सिवियरिटी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, कॉम्प्लिकेशंस कम है। तो अगर आपको कोविड से, सिवियर कोविड से बचना है तो आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन से इन्फेक्शन के चांसेस कम है। ये नहीं है कि आपके इन्फेक्शन होएगा ही नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स में बहुत फर्क है। अभी इस वाले वेव में भी, ये माइल्डर वेव थी, लेकिन जितने भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज जो भी हुए थे या इंसिडेंटली डिटेक्टेड थे, आईसीयू में जितने भी थे, मेजॉरिटी वर अनवैक्सीनेटेड या जिनमें कोमॉर्बिडिटी। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आरिफ जी। आरिफ जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी आरिफ जी, क्या सवाल है आपका? सर बहुत बहुत मतलब ये खुशी होती है जब आपके वहाँ कॉल लगता है, बात हो जाती है। जी, आज आपका कॉल लगा हुआ है, आज बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं आकाशवाणी का बहुत नियमित श्रोता हूँ। हमेशा सर आप न्यूज लाते हो, आपकी आवाज में न्यूज में भी सुनता हूँ, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आप आते हो। जी शुक्रिया। तो न्यूज सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब आप न्यूज पढ़ते हो। जी शुक्रिया। आज का प्रश्न क्या है? जी, आपको इसके लिए मैं धन्यवाद बोलने के लिए, मतलब वो पहले मैं धन्यवाद बोलूंगा आपको। जी जी जी। उसके बाद हमारा प्रश्न ये आज का है, जैसे डॉक्टर साहब हमारे दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, अब जैसे ये कोरोना वायरस क्या दोबारा, मतलब जिसके वैक्सीन लग जाए, दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी क्या ये कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, इसके बारे में हमको पूछना था। जी डॉक्टर अपर्णा। कर सकता है अगर हम एहतियात नहीं बरते पूरी तरह, और ये पाया गया है कि विद टाइम हमारी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो जब एंटीबॉडी लेवल्स कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी बॉडी की अगेंस्ट कोविड कम हो जाती है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। तो कई वैक्सीनेटेड लोगों में भी ये इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो माइल्डर हुआ है, उतना सिवियर नहीं हुआ है जितना अनवैक्सीनेटेड में होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर हुई है।
फुल्ली वैक्सीनेटेड में जी। लेकिन इन्फेक्शन हुआ है। हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो गुरुनाथ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर, ये जो हमारे जो रिलेटिव सर, उनको जो डायबिटीज और बीपी मतलब ब्लड प्रेशर है सर, वो अभी रिकवर तो हो चुके हैं। हाँ। लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया है सर। क्या इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? जी, ये क्या कोरोना के बाद की स्थिति है क्या? जी सर, जी सर। जी, डॉक्टर अपर्णा, कोरोना के बाद उनको जो उनका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है और शायद कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब क्या करना चाहिए उन्हें? आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से जो भी उनको देखते हैं वो दवाई बढ़ाएंगे। कितने टाइम के लिए दवाई बढ़ानी होगी वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। शुगर और बीपी दोनों कई लोगों में कोविड के बाद बढ़ सकते हैं। बीपी तो आपके एंजाइटी से भी, अगर कोई स्ट्रेस है उससे भी बढ़ सकता है। विंटर्स में भी बीपी नॉर्मली भी लोगों में बढ़ता है। विंटर में उनको कोविड हुआ है, उसकी वजह से भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये किस लिए बढ़ा है वो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको अपनी डोज बढ़ानी होगी। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डोज बढ़वा लीजिए, बीपी कंट्रोल होना जरूरी है। हमारे अगले श्रोता हैं आनंद तिवारी। ये हमें फोन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। शायद फोन इनसे नहीं मिल पा रहा है, फोन कट गया है। अब जब भी इनका फोन मिलेगा हम इनसे फिर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना होने के बाद बहुत से लोगों को, जैसा कार्यक्रम की हमने शुरुआत में बात करी थी, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को बुखार है, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। अब उसमें कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो मुझे प्रॉब्लम आई है दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना, और क्या उसमें कुछ अलग तरह का इलाज किया जाएगा जो कि कोरोना से संबंधित होगा, या फिर उसका उस तरह से इलाज किया जाएगा जैसे नॉर्मल बीमारी का होता है? उसका उसी स्तर से इलाज किया जाएगा जैसे नॉर्मल बीमारी का होता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो कोविड की वजह से ही है या वैसे हो गई है, लेकिन पोस्ट कोविड इसके चांसेस ज्यादा मिले हैं। जो भी स्टडीज आई हैं, पहले हमको नहीं मालूम था, लेकिन अभी जैसे जैसे स्टडीज आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो कि कोविड के बाद ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। हमारे अगले श्रोता हैं हरियाणा से दया किशन जी। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। दया किशन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार साहब जी, मैं बोल कला हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, हमें 3 डोज लगा ली है और 60,000 आबादी का मेरा गांव है। सभी ने 2 डोज लगा करके बूस्टर डोज 20% बाकी रही है और 12 से 18 साल वाले भी चालू हैं और बहुत तरक्की कर रहा है हमारा गांव। जी, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है जी, सभी को डोज लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मूलभूत से प्रश्न जो इनका है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये भी जानना चाहते होंगे कि इनको दोनों डोजेज लग चुके हैं, इनको बूस्टर डोज भी लग चुका है, इनके गांव में भी 20% जो आबादी है उनको भी दोनों डोजेज लग चुकी हैं। क्या इन सब के बावजूद भी कोरोना इन पर अटैक कर सकता है या कोरोना इनको संक्रमित कर सकता है? कर सकता है, जैसे कि पहले भी बातचीत हुई है। जो वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओमिक्रॉन में जैसे इम्यून एस्केप ज्यादा था, ये टर्म हम यूज करते हैं इम्यून एस्केप। जो वैक्सीनेटेड लोगों में भी जब इन्फेक्शन होता है तो सारे वेरिएंट्स ऐसे लोगों को भी अटैक कर सकते हैं। चांसेस पहले वाले वेरिएंट्स में कम थे, ओमिक्रॉन में ज्यादा देखे गए हैं, लेकिन अनवैक्सीनेटेड से चांसेस कम है इनमें कोरोना को अटैक करने का, लेकिन हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना है जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आए कि अब आप पहले जैसे नॉर्मल हो सकते हैं। जी, अगले श्रोता हैं बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार महेश जी, क्या जानना चाहते हैं?
आपका प्रोग्राम सर्वोत्तम है जी शुक्रिया। और मैं मालूम करना चाह रहा हूँ इस कोरोना से हमें कब तक निजात मिल जाएगी और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोरोना से निजात कब मिलेगी हमें। कोई नहीं कह सकता कि कब मिलेगी। एक्सपेक्टेड मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का ये व्यू है कि शायद एंड ऑफ 2022 तक शायद मिल जाए। तो ये मतलब नहीं है कि कोविड हट जाएगा जी, लेकिन माइल्डर हो जाएगा और एंडेमिक रूप में हो जाएगा। जैसे हमने देखा था H1N1 बहुत बड़े तौर पर आया था, जब आया था तब सिवियरिटी ज्यादा थी, कॉफ ज्यादा था, डेथ भी काफी हुई थी। धीरे धीरे करके उसकी सिवियरिटी कम हुई, नंबर्स भी कम हुए। अभी भी हम कुछ केसेस देखते हैं सीजन में, लेकिन वैसे नहीं जैसे एकदम से बहुत सारे पेशेंट। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गुरुग्राम हरियाणा से सुभाष जी। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं, उनकी जिज्ञासा क्या है जान लेते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नवीन सर। नमस्ते सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं जानना चाहता सबसे पहले 98% का जो हमारे यहाँ टीकाकरण हो गया, उसके बाद उसके लिए बड़ा मन खुशी महसूस करता है। ये धन्यवाद देना चाहूंगा मैं जी डॉक्टर मतलब सब पूरे सरकार को, डॉक्टर्स को और सभी स्वास्थ्य कर्मियों प्रधानमंत्री जी को। जी जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था जो कीमोथेरेपी होता है, जो कैंसर इसको बोलते हैं, हाँ जी, उसको सर मान लीजिए ये कोविड का है, वो कितना प्रभावित कर सकता है शरीर को, मतलब उस रोगी के अंग को, या ब्लड कैंसर है या सर कोई भी इस तरह का, जैसा मतलब उसके बारे में कृपया जानकारी। डॉक्टर, कैंसर का कोई व्यक्ति है, उसे कोरोना हो रखा है, उसे कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो कितना मतलब असरदार है, ये कितना प्रभावित कर सकता है, शायद ये जानना चाहते हैं ये। देखिए, जो कैंसर का मरीज जो कीमोथेरेपी मिल रही है, मतलब कि इम्यूनिटी उनकी सप्रेस्ड है जी। कैंसर से भी इम्यूनिटी सप्रेस होती है और कीमोथेरेपी वाली दवाइयां भी इम्यूनिटी सप्रेस करती हैं, तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब इन्फेक्शन होए तो उसकी सिवियरिटी भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जी। तो इनमें सिवियर कोविड के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये वैक्सीनेटेड हैं और प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब में सिवियर कोविड होए, लेकिन इनको अपने डॉक्टर से संपर्क रखना चाहिए, और बेटर है कि अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में रहें और घर पे ना रहें। डॉक्टर अपर्णा, कोविड के ठीक हो जाने के बाद कुछ व्यक्तियों में शुगर शुरू हो गया, कुछ व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो गई। ऐसे केसेस के अंदर जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए हैं और दवाइयों पर आ गए हैं, क्या उनकी भविष्य में दवाइयां बंद हो सकती हैं या उन्हें तमाम जिंदगी फिर बीपी की दवाइयों के साथ ही जाना पड़ेगा? ये अभी इस पर पूरा डेटा नहीं आया है। कई लोगों में ये पाया गया है कि कोविड के बाद में शुगर बढ़ गई है या बीपी बढ़ गया है। कुछ में रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन शायद ये वो लोग हैं जिनमें आगे जाकर के चांसेस हैं ये बीमारियां होने की। पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन ओपिनियन ये है कि प्रोबेबली ये वही लोग हैं जिनमें आगे भी चांसेस हैं ये बीमारी होने की। तो उनको सतर्क रहना चाहिए। जिनमें कम कंट्रोल हो भी गया उनको अपनी रेगुलर जांच करवानी चाहिए टू सी ये दोबारा ना हो जाए। और कई लोगों में ऐसा पाया गया है कि उसके बाद भी परसिस्ट कर रहा है। अब ये पहले से ही था जो डायग्नोज नहीं हुआ था या कोविड के टाइम पर हुआ है या पोस्ट कोविड हुआ है, वो कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने बोला था पहले कि इसमें ऑर्गन्स में छोटे छोटे वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं जी। तो अगर किडनीज में अगर ऐसे हुआ है तो किडनी डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। ऐसी अगर पैनक्रियाज में होए तो डायबिटीज हो सकता है। तो आमतौर पर डॉक्टर साहब ऐसे मरीज ठीक हो सकते हैं और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जी सकते हैं। उनको दवाई लेनी है क्योंकि बीमारियां ऐसी नहीं है जिसमें नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते जी। ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी और वो करने से, और फिर अगर दवाइयों की जरूरत है तो दवाइयां लेने से अगर रेगुलर लें
तो बिल्कुल कंट्रोल में रह सकते। यानी कुछ लोगों को रेगुलर चेकअप अपना लगातार कराना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, इस दौरान देखा गया है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं भाई कोरोना के बाद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहाँ तक सही है? ऐसा उनको प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए। अभी हम ये कह नहीं सकते कि सब में वो ठीक होगा। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों में कंट्रोल हो रहा है, लेकिन प्रोबेबली ये वही लोग हैं जिनमें पहले से रहा हो, या पहले से रहा हो, या जिनमें कंट्रोल हो गया वो पहले से शायद नहीं रहा हो, जिनको बाद में चांसेस हैं डेवलप करने के। किसी भी टाइम में अगर आपका बीपी बढ़ा है या शुगर बढ़ी हुई है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए है, आपको उसको कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने का बहुत जरूरी है। तो अगर ज्यादा है, वो आप ये नहीं सोचिए कि कल ठीक हो जाएगा इसलिए उसका इलाज करना जरूरी नहीं है। आज जब ज्यादा है उससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए आपको उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आइए देश के पूर्वोत्तर हिस्से की ओर चलते हैं और आसाम से आमिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। आमिया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। आमिया जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ओमिया देमरी बोल रही हूँ उदगवी आसम से। जी। मेरा प्रश्न, ओमिक्रॉन कितनी टाइप की होती है और जो कोविड वैक्सीन निकले है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन है, इसका मतलब क्या है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहती है क्या ओमिक्रॉन के भी कोई वेरिएंट है? क्या वो भी अलग अलग तरह का होता है क्या? ओमिक्रॉन के भी वेरिएंट्स हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिला अभी। कुछ में ये डाउट था कि शायद लंग्स में ज्यादा इन्फेक्ट करेगा या ज्यादा सिवियर हो रहा है या ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ है। तो बाय एंड लार्ज सब वेरिएंट्स एक जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। जी। और दूसरा प्रश्न था, ये जानना चाहती थी कि जितने भी टीके, जितने भी वैक्सीनेशन इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या वो सब एक ही तरह प्रिंसिपल पे काम करते हैं और ओमिक्रॉन को दबाने में या भविष्य में कोरोना के अगर कोई और वेरिएंट आता है उसको दबाने में, संक्रमण को खत्म करने में सहायक होंगे? अलग अलग वैक्सीन्स अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। बहुत टाइप के वैक्सीन्स बने कोविड में, कोई भी और बीमारी के इतने अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स नहीं बने हैं। और इनका एफिकेसी जो हम बोलते हैं वो वेरी करती है। ये इसकी परमिशन यूज की तभी मिल रही है जब ये मोर देन 50% इनकी एफिकेसी होती है, और वो वेरी कर रही है अप टू 90%। मेजॉरिटी जो भी मार्केट में है वो 67-68% से लेकर के 92 to 94% एफिकेशियस है। वेरिएशन है अलग अलग में, लेकिन एंटीबॉडीज कितनी देर तक रहती हैं उसके बाद, जो एक बार बन गई उसमें भी वेरिएशन है। थोड़ी वेरिएशन है, सब वैक्सीन का स्टडी नहीं है, लेकिन 6 months एटलीस्ट काम कर रही हैं। 6 months to आगे 1 year है या 1.5 साल है, वो नहीं कह सकते। ऐसा भी पाया गया है कि कुछ इंसानों में सेम वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा है, ज्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग एंटीबॉडी कवरेज है, जिसमें प्रोटेक्शन कम टाइम के लिए रह रही है। वो क्यों है वो अभी हम ये भविष्य के अर्थ में छुपा हुआ है। डॉक्टर अपर्णा, हमसे जुड़ने के लिए, जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हमारे श्रोताओं की, और सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस अंक में दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।